नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। मैं सुमन रावत एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित किताब सांझी एक अधूरी कहानी। अब तक आपने सुना कि घर में चल रही कलह के चलते वंश ने सांझी को यहाँ से दूर ले जाने का फैसला किया। उसे भोपाल में एक जॉब भी मिलने वाली थी, जिसके बाद दोनों भोपाल शिफ्ट होने वाले थे। सांझी वंश के साथ अपने नए घर के सपने देख रही थी। अब आगे। अच्छा, हम हमारे बच्चों का नाम क्या रखेंगे? वंश ने कहा। मैंने तो सोच रखा है, यदि लड़का हुआ तो सांझिल रखेंगे और लड़की हुई तो वंशिका रखेंगे। सांझी ने कहा। अरे वाह, हम दोनों के नाम का फ्यूजन बना दिया, वंश ने कहा। तभी कुकर की सीटी बजी। उधर से सासू माँ बड़बड़ाई। रात में भी चैन नहीं है। यहाँ सांझी और वंश जोर से हंस दिए। वंश ने सांझी को दही के साथ खिचड़ी खिलाई और खुद भी वही खाई। वंश की देखभाल के कारण सांझी 2 दिन में ही ठीक हो गई। एक दिन दोपहर के वक्त सासू माँ की शुगर अचानक बढ़ गई। सांझी ने वंश को फोन कर बुलाया और सासू माँ को लेकर अस्पताल गई। सासू माँ की शुगर पुरानी थी और उम्र 58 हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल की बेंच पर बैठकर वंश ने सांझी से कहा, उस दिन वो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गई थी, फिर आज तुम उनके लिए क्यों आई? ये मेरा कर्तव्य है। यदि मेरी मम्मी होती तो मैं उन्हें भी ले जाती। मेरे कर्म मेरा भगवान जानता है। गलत के साथ गलत करके हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही करके रिश्ते जरूर सुधारे जा सकते हैं, सांझी ने कहा और वंश मुस्कुरा दिया। सांझी ने सासू माँ की बहुत सेवा की। भले ही उन्होंने उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन सांझी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी। लेकिन सासू माँ का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। सांझी की जिंदगी में एक चिंता की बात और थी, वो थी वंश की बीमारी। वंश को बचपन से हीमोफीलिया की बीमारी थी। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर के बाहर बहता हुआ खून जमता नहीं है, जिसके कारण चोट या दुर्घटना में ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इंसान का खून लगातार बहता रहता है। ये बीमारी ज्यादातर पुरुषों को होती है। वंश को बचपन में एक भयानक चोट लगी थी। सिल का पत्थर उसके पैर पर गिर गया था। उस समय वंश को मुंबई के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका पैर काटने की नौबत आ गई थी, क्योंकि बचाना मुश्किल हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली थी। वंश के लिए एक छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है। सांझी ने ये जानते हुए भी वंश से इतना प्यार किया। सांझी सोचती कि यदि वंश को कुछ हो गया तो वो किसके सहारे जिएगी। वो उसे कोई ऐसा काम नहीं करने देती जिससे उसे चोट लगने की कोई भी गुंजाइश हो। उसका जो था सब कुछ वंश ही था। एक बार सांझी ने एक सपना देखा। वंश और सांझी नर्मदा तट पर शाम के हल्के उजाले में घूम रहे थे। पानी में ढलते सूरज का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। दोनों किनारे के पानी को पैर से उछालते हुए मस्ती कर रहे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर किनारे पर टहलते हुए दोनों एक अलग ही दुनिया में थे। तभी वंश के पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया। नदी का वो किनारा खून से लाल हो गया। सांझी घबरा गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर वंश के पैर में बांध दिया, लेकिन खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक नदी का पानी बढ़ गया। वंश जमीन पर गिर पड़ा और पानी के साथ बहने लगा। सांझी ने वंश का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सांझी का हाथ छूट गया। इसके बाद वंश कहीं दिखाई नहीं दिया। सांझी हड़बड़ा कर उठ गई। उसने वंश को लेकर इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा था। उसने वंश के सिर पर हाथ फेरा और वापस लेट गई। करवट बदलकर उसने खिड़की की तरफ देखा। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। सांझी ने उस चांद को निहारते हुए आधी रात में ही कई सारी बातें सोची। न जाने कब तक जागती रही। उस सपने के बाद उसे वंश के लिए चिंता होने लगी थी। एक दिन सांची ने बहुत सोच विचार करने के बाद वंश से कहा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं,
करने को तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। हम एक बार कहीं सेटल हो जाए फिर कर लेना, वंश ने कहा। नहीं वंश, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ तुम सेफ हो, बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकती। मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी, हम इसी घर में रहेंगे, सांझी ने कहा। लेकिन तुम ये रोज रोज की कलह कैसे सहोगी? तुम यहाँ खुश नहीं रह पाओगी, वंश ने कहा। तुम मेरे साथ हो ना, तो मैं यहाँ भी खुश रहूंगी। बस मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैं सारी जिंदगी एक कमरे में नहीं बिता सकती, सांझी ने कहा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन घर वाले मना करेंगे। वो तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे। तुम्हें उनकी सोच तो पता है ना, वंश ने कहा। तुम एक बार बात करके तो देखो, सांझी ने कहा। सांझी के इतना कहने पर वंश सांझी के साथ बरामदे में गया। उसने थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद पापा से कहा, पापा, सांझी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम दोनों रोज रोज नई नौटंकियां क्यों शुरू कर देते हो? इसमें नौटंकी जैसा क्या है पापा जी? मुझे पढ़ाई पूरी करने दीजिए ना, सांझी ने कहा। पढ़ाई की इतनी चिंता थी तो भागी क्यों? शादी की इतनी क्या जल्दी पड़ी थी? पहले पढ़ाई कर लेती, पापा ने कहा। पापा, मेरी बीमारी तो आपको पता है ना। कल को कुछ हो गया तो वो अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाएगी, वंश ने कहा। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन घर की बहू कॉलेज पढ़ने जाने लगेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, पापा बोले। इसमें इज्जत वाली कौन सी बात है? हद है, सांझी ने कहा। वंश के पापा गुस्से से सांझी को घूरने लगे। सांझी अपने कमरे में चली गई। अब ये कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर रास्ते नापती फिरेगी, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी करना है कहेगी। तूने क्या सोचकर इससे शादी की? अच्छी भली सिंगोड़ा की लड़की देख कर रखी थी तेरे लिए, अच्छी ऊंची पूरी, पढ़ी लिखी और घर के सारे कामों में होशियार। और तू ये लड़की उठाकर ले आया जिसने इसके हाथ की 2 रोटियां भी ना खिलाई। पापा ने वंश को बहुत सुनाया। वंश भी चुप नहीं रहा। 2 तरह की बातें क्यों करते हो आप लोग? माँ ने उसे 8 महीने कमरे में बंद रखा। जब बाहर आई तो भाभी ने चौका अलग कर दिया, लेकिन आपको उसी की गलती दिखती है, वंश ने कहा। सांझी की पढ़ाई को लेकर घर में खूब कलह हुई। सासू माँ और जेठानी भी पीछे नहीं रही। घर का माहौल देखकर सांझी ने पढ़ने का विचार ही त्याग दिया। उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। वो ऐसे हालातों के बीच फंस गई थी कि मानो जिंदगी की गाड़ी किसी अंधेरी सुरंग से निकलनी हो और उसी सुरंग में फंस कर रह गई हो, जिसमें चारों तरफ अंधेरा हो। अब सांझी के बस में कुछ भी नहीं था। अब वो सोचती थी कि वंश के साथ इस अंधेरी दुनिया में ही जिंदगी बिता लेगी। जो सपने उसने उन दोनों के लिए देखे थे, उन्हें सांझी ने खुद ही टूट जाने दिया। पहले वो कुछ समय के लिए स्वार्थी हो गई थी, लेकिन अब वो वंश के लिए ऐसी जिंदगी जीने को भी तैयार थी जिसमें उसका कोई वजूद नहीं था। वो ससुराल वालों पर बोझ बन गई थी। वंश को सांझी की बहुत चिंता रहती थी। वो सोचता था कि कल को उसे कुछ हो गया तो सांझी का क्या होगा। एक रात उसने सांझी से कहा, मैं सोच रहा हूं कि अपना बीमा करवा लूं। ठीक है, करवा लो, सांझी ने कहा, क्योंकि कल को क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं, वंश ने कहा। तुम ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें बीमा करवाना है, करवा लो, लेकिन ये सब मत बोला करो, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, कहकर सांझी ने वंश को गले लगा लिया। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त अपने एक दोस्त को लेकर आया जो बीमा कंपनी का एजेंट था। वो उसके साथ बरामदे में बैठकर फॉर्म वगैरह भरने लगा। तभी वंश के पापा आए। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है, किस चीज का फॉर्म है? मैं अपना बीमा करवा रहा हूं, कहकर वंश ने सांझी को आवाज लगा दी। सांझी, आकर साइन कर दो। सांझी बाहर आई। तुम किससे पूछकर अपना बीमा करवा रही हो? तुमने पूछा मुझसे एक बार भी? वंश के पापा बोले। पापा,
मेरा बीमा करवाना जरूरी है, आप समझते क्यों नहीं? वंश बोला, इतनी जल्दी बीमा करवाने की क्या जरूरत है? भला 24 साल की उम्र में कोई बीमा करवाता है? और तुम नॉमिनी में इसका नाम लिखवा रहे हो। भविष्य में तुम्हारे बच्चे होंगे तब उनका नाम लिखवाना। वंश के पापा बोले, ये कोई बात नहीं होती पापा। वंश ने कहा, तुम हर साल का एक खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? जिंदगी के प्रति इतनी उदासीनता ठीक नहीं। अभी 5-7 साल बीमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जितेंद्र तुमसे बड़ा है और विकलांग भी है, लेकिन अभी तक उसका बीमा नहीं करवाया है। तुम क्यों इतना आगे आगे हो रहे हो? कहकर वंश के पापा ने उसके दोस्त को वापस भेज दिया। सांझी वैसे की वैसी पेन हाथ में लेकर खड़ी रही। कहीं ना कहीं सांझी समझ गई थी कि वंश के पापा ने बीमा इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि वंश ने नॉमिनी में सांझी का नाम लिखवाया था। सांझी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन घर वालों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही थी। पुराने रूढ़िवादी विचारों का ये परिवार अपनी बेइज्जती और बदनामी का कारण सांझी को मानता था, लेकिन आखिर कब तक? क्या सांझी सारी जिंदगी यही सब सहती रहती? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सांझी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।